मॉडर्निज्म होता क्या है कि मॉडर्निज्म से पहले जो कुछ भी चीज़ें थी, चाहे वो हमारी ज्योग्राफी थी, चाहे हमारी हिस्ट्री थी, चाहे हमारी एजुकेशन थी, वो कुछ जो है सब पोस्ट मॉडर्निज्म में इंक्लूड होता है. सो लेट्स स्टार्ट विद पोस्ट मॉडर्निज्म. पोस्ट मॉडर्निज्म मीन्स different things to different disciplines. Applying postmodernism include architecture, art, history, anthropology, civil engineering, cultural studies, economics, education, geography, history, law, literature, management, marketing, media studies, organization studies, philosophy, political science, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, थियोलॉजी, वुमेन स्टडीज़ एंड जियोलॉजी. ये सब क्या है, मतलब कि ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं या कुछ चीज़ें हैं, ये सब है क्या, पोस्ट मॉडर्निज्म में जो कुछ भी आता था ये सब उसमें इंक्लूड है. चाहे वो हमारी लॉ हो, हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, तो ये सब क्या है, पोस्ट मॉडर्निज्म में इंक्लूड है. Despite different interpretations of postmodernism, there is general consensus that it is foremost a cultural phenomenon. कई जो अलग अलग व्यक्ति हैं, अलग अलग इंटरप्रिटेशंस होती हैं, अलग अलग व्यूज़ हैं, तो इस वजह से वो कहते हैं कि पोस्ट मॉडर्निज्म है क्या, ये एक कल्चरल फिनोमिनन है. There are several facets to the cultural perspective postmodernism. If one recognizes that marketing is part of culture, then postmodern cultural aspects become important factor in the context of marketing. An outline of common postmodern cultural aspect follows. तो जो हमारा पोस्ट मॉडर्निज्म है उसमें जितने भी हमारे कल्चरल रिस्पेक्ट्स हैं वो इसमें इंक्लूड होते हैं. तो आगे इन्होंने जो है इसके कुछ फैक्टर्स बताए हैं, कुछ इसके मार्केटिंग के भी फैक्टर्स हैं. तो वो जो फैक्टर्स हैं आगे बताए हुए हैं. सबसे पहला इकोनॉमिक बेसिस. Forces of globalization and capitalism have resulted in increased production and correspondingly increased consumption. कहते हैं जितने भी फोर्स कर रहे हैं, फोर्सफुली प्रेशराइज कर रहे हैं ग्लोबलाइजेशन के लिए, कैपिटलिज्म के लिए, तो इससे क्या हो रहा है, प्रोडक्शन भी उतनी ही इंक्रीज़ हो रही है और कंज्यूमशन भी उतनी ही इंक्रीज़ हो रही है. आगे है मल्टीकल्चरलिज्म. मल्टीकल्चरलिज्म का मतलब है कि हमारे जो वर्ल्ड है, हमारी जो यूनिवर्स है, इसमें बहुत सारे जो है कल्चर्स हैं. Postmodernism recognizes that the world comprises of multiple and diverse cultures. Postmodernism में भी बताया गया है कि हमारा जो वर्ल्ड है उसमें अलग अलग जो है कल्चर्स. Examples include the increased awareness of minority group interests and class neutral issues, the erosion of the nuclear family, fulfillment of multiple roles, reduced dependence on religion and a drive towards self actualization. जैसे जैसे जो है जो अवेयरनेस, जागरूकता है मिनॉरिटी ग्रुप्स में, उनके जो अपने अपने इंटरेस्ट की वो अवेयरनेस बढ़ रही है, उनके जो अलग अलग अपने रोल्स हैं उन्हें फुलफ़िल करने के लिए, या क्लास के न्यूट्रल इश्यूज आगे बढ़ रहे हैं, डिपेंडेंस एक दूसरे के रिलीजन पे जो ख़त्म हो रही है, तो इससे जो है एक व्यक्ति जो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर डिपेंड हो रहा है. इसीलिए जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक होने की वजह से जो ये जो है उत्पन्न हो रहा है. ग्लोबलाइजेशन कुड बी कंसिडर्ड टू एट्रीब्यूट टू द मल्टीकल्चरलिज्म एस्पेक्ट ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म. ग्लोबलाइजेशन जो है वो पोस्ट मॉडर्निज्म का एक एट्रीब्यूट ही माना जाता है, उसका मल्टीकल्चरलिज्म एस्पेक्ट माना जाता है कि इसमें जो है जो ग्लोबलाइजेशन है वो है क्या. ग्लोबलाइजेशन में भी यही है कि सभी जो एक ग्लोबल विलेज बनाने की बात करते हैं जिसमें किसी की भी डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ ना की जाए, तो इसीलिए ये भी जो है मल्टीकल्चरलिज्म एस्पेक्ट है. Because one of its outcomes is greater awareness of different societies, cultures and practices, which in turn has improved the general public's understanding and acceptance of diversity.
क्योंकि ये क्या करते हैं, अलग अलग सोसाइटीज़ को, कल्चर्स को जो है अवेयर करते हैं, जागरूक करते हैं, जिससे हर एक व्यक्ति जो है वो अंडरस्टैंड करता है, हर एक चीज़ को पब्लिकली अंडरस्टैंड करता है, और डाइवर्सिटी जो हमारे भिन्नता है उसे वो एक्सेप्ट करता है। नेक्स्ट इज टॉलरेट डिफरेंस। Although postmodernism tolerates differences, it does not eliminate preference. तो इसमें जो पोस्ट मॉडर्निज्म है इसमें किसी को भी इतनी प्रेफरेंस नहीं दी जाती, क्योंकि वो डिफरेंसेस को टॉलरेट करते हैं और वो भी चाहते हैं कि सभी के साथ इक्वालिटी बनी रहे। नेक्स्ट इज पोस्ट मॉडर्निज्म कम्प्लेक्सिटी थ्योरी। अब पोस्ट मॉडर्निज्म की थ्योरी है इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म takes the view that environmental forces are beyond the organization's control and such the environment determines the shape of the organization. At the other end of the spectrum, in mega marketing, which states that organizations can exert some influence on the external environment, for example, through lobbying, so the organization is not entirely at the mercy of the external environment. तो वो कहते हैं कि चाहे एक ऑर्गेनाइजेशन है वो कंट्रोल में है, एनवायरनमेंट के ऑर्गेनाइजेशन करना है, उसको शेप देनी है, लेकिन फिर भी कुछ इसके इन्फ्लुएंस होते हैं, कुछ इंटरनली इन्फ्लुएंस होते हैं और कुछ एक्सटर्नली इन्फ्लुएंस होते हैं। लेकिन ये नहीं है कि पूरा टोटली जो इन्वायरमेंट है वो एक्सटर्नली इन्फ्लुएंस के अंदर है, ये नहीं होता, पूरा ही उस पर डिपेंड नहीं होता, तो वो इंटरनली इन्फ्लुएंस भी होता है और एक्सटर्नली भी। नेक्स्ट इज non-linearity is a characteristic of complex systems. This implies that inputs and interactions between them do not achieve predictable outcomes and the system never reaches equilibrium. कई बार ये जो है कॉम्प्लेक्स सिस्टम बन जाता है, वो क्योंकि जो इनके इनपुट होते हैं, जो उन्होंने सोचा प्रिडिक्ट किया होता है कि ये हम करेंगे तो इससे आउटकम क्या आएगा, ये आएगा, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो हमारी थिंकिंग होती है उस जितना हमारा जो आउटकम है वो नहीं आता, तो इक्विलिब्रियम जो है वो नहीं रीच कर पाता। These characteristics of complexity are evident in social system, और ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है किसमें, हमारे सोशल सिस्टम में ही है। सोशल सिस्टम आर मल्टी डायमेंशनल। हमारा जो सोशल सिस्टम है उसकी कोई भी एक डायमेंशन नहीं है, उसके बहुत सारी डायमेंशंस हैं, ये मल्टी डायमेंशनल है। दे आर अनबाउंडेड एंड द रूल्स ऑफ द सिस्टम चेंज ओवर टाइम एज द सिस्टम रीएडजस्ट। और ये अनबाउंडेड है क्योंकि इसके जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो चेंज होते रहते हैं, रीएडजस्ट होते रहते हैं टाइम के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट इज इन non-linear systems, the edge of cause is the interface between stability and disorder, which is characterized by destructure, which give these systems the flexibility to react in a volatile environment without collapsing into an entropic state. तो ये क्या है, एक इंटरफेस है कि किसी भी तरीके की अनार्की या कॉज जो है वो ना फैले, तो एक स्टेबिलिटी बनाए रखता है, डिसऑर्डर जो है उसे होने से रोकता है, डिस्ट्रक्चर होने से रोकता है, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखता है ताकि जो हमारा स्टेट है वो कोलैप्स ना हो, उसका जो इन्वायरमेंट है, उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अच्छे ढंग से चलता रहे। नेक्स्ट इज अडेप्टिव systems are self-maintaining and self-managing systems that operate far from equilibrium but are environmentally dependent. Adaptive system इसका ऐसा होता है, ये self-maintaining है और self-managing है, और ये equilibrium तो है लेकिन फिर भी ये environment पर depend करता है। और इसके कितने traits हैं? 4. Number 1, they comprise of numerous agents acting at random, not hierarchical. तो ये इसमें जो बहुत सारे एजेंट्स होते हैं लेकिन वो हायरार्किकली काम नहीं करते। दे कॉन्टीन्यूसली रीऑर्गेनाइज फॉर्मिंग एज मैनी लेवल्स एज नीडेड। तो वो क्या करते हैं, बार बार रीऑर्गेनाइज करते रहते हैं, जितने लेवल उन्हें चाहिए होते हैं, जितने ज़रूरत होती है उतने फॉर्म कर लेते हैं। नेक्स्ट इज दे रिक्वायर एनर्जी टू सस्टेन दैम, इफ़ दे आर नॉट सस्टेन्ड दे विल ड्विंडल आउट। तो वो क्या करते हैं, सस्टेन करते रहते हैं एनर्जी को, अगर एनर्जी को सस्टेन ना करें तो भी उनका जो काम है वो नहीं चलता। दे हैव कैपेसिटी टू लर्न, और उनकी इतनी कैपेसिटी होती है कि वो चीज़ों को याद कर पाते हैं।
पॉजिटिव फीडबैक इज इन इनडायरेक्ट कंट्रास्ट टू नेगेटिव फीडबैक। अब एक फीडबैक जो है वो दो तरह की होती है, एक होती है पॉजिटिव फीडबैक, एक होती है नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है, कंट्रास्ट है। वेयर नेगेटिव फीडबैक इज यूज्ड एज अ रेगुलरिटी कंट्रोल टू रिगेन इक्विलिब्रियम। नेगेटिव फीडबैक इसलिए दी जाती है ताकि जो एक व्यक्ति है अगर उसने गलत कार्य किया है और तो वो सुधरे और सही कार्य करे। तो इसी तरीके से कंट्रोल में रखने के लिए जो इक्विलिब्रियम है उसे रीगेन करने के लिए जो है वो नेगेटिव फीडबैक यूज़ की जाती है। पॉजिटिव फीडबैक आर्ग्यूमेंट्स द डायरेक्शन ऑफ चेंज टू सस्टेन डिसइक्विलिब्रियम। Small fluctuations have the capability to magnify great change in unstable system। तो ये क्या करता है, डिस इक्विलिब्रियम ना बना रहे इसके लिए जो है वो कार्य करता है। क्योंकि अगर कुछ भी फ्लक्चुएशन आए, कुछ भी अगर चेंज हो तो वो छोटी सी चेंज कई बार जो है बहुत ज़्यादा चेंज ला देती है। तो उसी के लिए ये जो है एक ऑर्डर बना के रखते हैं। Organizations electing to apply the negative feedback mechanism to their organizations run the risk of hampering their development and may find themselves occupying an artificial position। तो कई बार जब हम नेगेटिव फीडबैक देते हैं वो ऑर्गेनाइजेशंस अपने डेवलपमेंट के लिए अपने रिस्क पर जो है अपनी आर्टिफिशियल पोजीशन जो है कई बार बना लेती है, जो कि गलत है। नेक्स्ट इज postmodernism and deconstruction। The predominance of the negative mode of defining postmodernism may be regarded as a necessary stage। कहते हैं जो हमारी पोस्ट मॉडर्निज्म है इसे भी एक नेसेसरी स्टेज की तरह माना जाता है। इन द प्रोसेस ऑफ कमिंग टू टर्म्स विद द नोवेलिटी, whenever we encounter something new, we are initially bound to contrast it with the familiar, which means that we necessarily define it in terms of what it is not। अगर हम किसी न्यू चीज़ को बनाते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो ज़रूरी नहीं उसके बारे में हम पूरे पॉजिटिवली बोलते हैं कि उसकी मेरिट्स ही बोली हैं। तो कई बार हमें जो है उसकी डीमेरिट भी जो है बतानी होती है। तो क्या इसमें वो भी ज़रूरी नहीं है कि यही देखते हैं कि क्या इसमें पॉजिटिविटी है, तो ये भी कई बार हमें बताना पड़ता है कि क्या इसमें नहीं है। But after some 20 years of theorizing about postmodernism, should be possible to say a little more about it। लेकिन 20 years की ये जो थ्योरी है उसके बाद जो है इसमें बहुत ज़्यादा जो है बताया गया इसके बारे में। और apart from the question whether they are right or not, it seems to me negative definitions are unsatisfactory in themselves। चाहे ये हमें नहीं पता कि जो हमारी पोस्ट मॉडर्निज्म थ्योरी है वो सही है या गलत है, लेकिन फिर भी इसके जो नेगेटिव डेफिनेशंस हैं वो भी अनसेटिस्फैक्ट्री नहीं है। जस्ट एज अ डेफिनेशन ऑफ वुमन एज नॉन मैन विल नॉट डू अल्टीमेटली। जैसे कि अगर हम वुमेन को कहें कि नॉन मैन, तो ये कहना अच्छा नहीं होगा। इसी तरीके से अगर हम जो पोस्ट मॉडर्निज्म है उसके बारे में डिफ़ाइन करते हैं तो उसके लिए अगर हम कोई नेगेटिव डेफिनेशन देते हैं देन इट इज़ अनसेटिस्फैक्ट्री। नेक्स्ट इज द प्रॉब्लम्स विच फेमिनिस्ट हैव विद डीकंस्ट्रक्शन आर नॉट एक्सक्लूसिव टू फेमिनिज्म। Third world critics committed to the decolonization of the culture are bound to experience some of the same difficulties। तो कहते हैं जो फेमिनिस्ट ने डीकंस्ट्रक्शन के लिए या वैसे जो है उन्होंने प्रॉब्लम्स जो पाई हैं, ये नहीं है कि सिर्फ उन्होंने पाई हैं, थर्ड वर्ल्ड के जो क्रिटिक्स हैं उन्होंने भी जो है इस डीकोलोनाइजेशन ऑफ कल्चर में बहुत सारे जो है डिफ़िकल्टीज जो है एक्सपीरियंस की हैं। बट दिस इज़ लीडिंग अस टू फार अफील्ड। Suffice it say that the political bearings of deconstruction are unclear। तो हम कह सकते हैं कि अगर deconstruction की हम political bearing की बारे में बात करते हैं तो that is unclear, क्योंकि हमें इसके बारे में अच्छे से पता नहीं चलता। ये वैग्यू है। So consequently deconstructive critics are not likely to foreground political concerns postmodernist writers might have। Let me now be a bit more specific about these
all encompassing issues by means of case study of Hudson's A Politics of Modernism। तो इसके बारे में अगर डिटेल में जानना है तो केस स्टडी है एक हडसन की, तो उससे जो है हमें ज़्यादा पता चलता है। तो ये था पोस्ट मॉडर्निज्म। सो होप यू लाइक दिस चैनल। जय हिंद, जय भारत।